स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, जो हमने वादा किया था कि 2 बकवास केवल सफल कराने का प्रयास, उसी क्रम को आगे लेकर आ चुके हैं, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स को खत्म कर दिया है। तो इकोनॉमिक्स को खत्म करने के बाद अब हम आ चुके हैं MCQs पर। MCQs से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि जो 20 नंबर के MCQs आते हैं, 20 नंबर के आप मान सकते हैं 20 मार्क्स की बात हम कर रहे हैं। ये ना केवल 1 नंबर का आपको सहयोग देंगे, बल्कि इनसे आप चैप्टर को रिवाइज भी कर पाएंगे, आप समझ भी पाएंगे हम कितने चैप्टर को समझ पाएंगे। इससे आप अपने आप का एक खुद का एनालिसिस कर पाएंगे हम कितना नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है जिसमें हम पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं, विकास। किसकी बात कर रहे हैं? विकास। आज हम विकास से जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? यानी विकास का अर्थ क्या माने कि केवल आय में वृद्धि, केवल उत्पादन में वृद्धि, या लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, या केवल आर्थिक वृद्धि। तो ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना ही विकास का सही अर्थ है। तो इस तरीके से हम आपको MCQ सॉल्व कराते हुए चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ किस पर निर्भर करता है? विकास का अर्थ किस पर निर्भर करता है? उसकी आय पर, यानी अगर उसकी आमदनी बढ़ जाए तो विकास होगा। उसकी आकांक्षाओं पर, उसकी शिक्षा पर, या उसकी आयु पर? सोचकर बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों, हमारे हिसाब से उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, उसकी इच्छाओं पर। अब सवाल बनता होगा आपके दिमाग में, आय पर क्यों नहीं? बेटा, आय बढ़ती जाती है, उस हिसाब से खर्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं सीमित हैं, आपकी इच्छाएं अपने आप में एक परिपूर्ण है, उसके आधार पर विकास होता है। क्योंकि विकास इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इच्छाएं क्या है। अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपका जीवन स्तर बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें विकास पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों। अगला है कि आय का समान वितरण किस प्रकार के विकास का संकेत है? आय का समान वितरण किस प्रकार के संकेत का, यानी किस प्रकार के विकास का संकेत है? वो है समता मूलक विकास। किसका संकेत है बेटा? समता मूलक विकास, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है बेटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय को किससे निकाला जाता है? ये तो हमने कई बार बताया बेटा। प्रति व्यक्ति आय को किससे निकाला जाता है बेटा? कि कुल आय का कुल जनसंख्या द्वारा भाग दे करके। ये तो हमने पढ़ाया था, आपको शॉर्ट में भी पढ़ाया है कि कुल आय डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या क्या निकलती है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आय किसका योग होती है? यानी देश की आय, ये भी बताया था मैंने, राष्ट्रीय आय किसका योग होती है? ये हमने आपको शॉर्ट वीडियो में भी समझाया था। तो राष्ट्रीय आय किसका योग होती है बताइए। तो राष्ट्रीय आय सरकार की आय का, केवल औद्योगिक आय का, केवल कृषकों की आय का? नहीं, चाहे सरकार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषक हो, तीनों करते का व्यक्ति हैं। इसलिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे कि सभी व्यक्तियों की आय का योग ही, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कंपनी का में काम करने वाला हो, सरकार का मुलाजिम हो, सभी व्यक्तियों की आय ही राष्ट्रीय आय का योग होती है। नेक्स्ट, किस संगठन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को वर्गित किया गया है? किस संगठन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को वर्गीकृत किया गया है? बताइए, देशों को वर्गीकृत किसके आधार पर किया गया है बेटा? बताइए। विश्व बैंक। किसके आधार पर? विश्व बैंक के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर कि देश जो है कौन विकसित है, कौन विकासशील है। ठीक है ना, ये किया गया है विश्व बैंक के आधार पर। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट लेते हैं, भारत किस श्रेणी के देशों में आता है? उच्च आय वाले देश में, मध्यम आय वाले देश में, या निम्न आय वाले देश में, या विकसित देश में? तो देखिए, सोचकर बताइए कि क्या उच्च आय वाले देश में हमारा भारत आता है, क्या मध्यम आय वाले देश में हमारा भारत आता है, या निम्न आय वाले देश में हमारा भारत आता है, या विकसित में? तो देखिए, उच्च आय वाले में आता ही नहीं है, विकसित का ऑप्शन खत्म ही हो चुका है। तो विकसित नहीं, हम विकासशील की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मध्यम आय में भी नहीं आता है, बल्कि हमारा देश आता है निम्न आय वाले में। इसका रीजन है बेटा, इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, इसलिए हमारा देश निम्न आय वाले में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है।
अब है किसी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक क्या है? उत्पादन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, प्राकृतिक संसाधन या जनसंख्या। यानी किसी देश के विकास का मुख्य स्तर क्या है? तो ये हमने इसी पाठ में पढ़ा है, ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास किसका मापदंड है? केवल आय का, समग्र मतलब सारी प्रगति का, केवल उद्योगों का या केवल कृषि का? सोचकर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने एबीसीडी, कौन सा होगा? केवल आय से ही अंदाजा लगा सकते हैं राष्ट्रीय विकास का, या केवल उद्योगों से या खेती से? नहीं, समग्र प्रगति से, यानी सारी प्रकार की प्रगति से, चाहे वो औद्योगिक हो चाहे वो क्षेत्रीय हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। यहां पर हम ऑप्शन बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है बेटा, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है, या आईएमएफ जारी करता है, या डब्ल्यूटीओ जारी करता है? यानी मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है बेटा? बताइए सोच करके। तो ये आपके चैप्टर में है यूएनडीपी। कौन जारी करता है बेटा? सॉरी, आगे बढ़ा देता हूं। इसको जारी करता है बेटा यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे है, मानव विकास सूचकांक में कितने घटक होते हैं? कितने घटक होते हैं, किस प्रकार से हम मानव विकास सूचकांक में अंदाजा लगाते हैं? मानव विकास सूचकांक में, तो मानव विकास सूचकांक में कितने घटक होते हैं बेटा? ऑप्शन आपके सामने है, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। कितने घटक होते हैं बेटा? सोचकर बताइए, कितने घटक होते हैं बताइए। इसमें होंगे बेटा मानव विकास सूचकांक में 3 घटक। बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसमें 3 घटक होंगे। एक तो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ यानी जनसंख्या को भी देखना है, साथ साथ हमें शिक्षा साक्षरता दर को भी देखना है, शिशु मृत्यु दर को भी देखना है। तो ये तीनों चीजें हमें, निबल उपस्थिति अनुपात को भी देखना है। तो इस हिसाब से इसमें 11वें नंबर में ऑप्शन 3 सही है। अगला है कि एचडीआई में शामिल 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? एचडीआई में शामिल, अभी जो हमने बात की थी कि किसी भी, यानी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पीछे दिखा देता हूँ आपको, कि मानव विकास सूचकांक में कितने घटक थे? तो मैंने बताया था कि 3 घटक थे। क्या बताया था? 3 घटक थे। अब बात यहाँ पर है कि वो 3 घटक है कौन कौन से? क्या आय शिक्षा स्वास्थ्य, क्या शिक्षा कृषि उद्योग, उत्पादन निवेश रोजगार, या आय जनसंख्या रोजगार, या आय जनसंख्या संसाधन? तो मैंने खुद बोला था कि साक्षरता के बारे में बोला था, एक आय के बारे में बोला था, देखिए मैंने आय की बात कही थी, प्रति व्यक्ति आय, एक शिक्षा के बारे में बोला था, निबल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, और स्वास्थ्य के बारे में बताया था, यानी शिशु मृत्यु दर, जन्म दर। तो यानी ये तीनों घटक जो है एचडीआई में शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, आय शिक्षा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन, जीवन प्रत्याशा का संबंध है शिक्षा स्तर से, औसत आयु से, रोजगार स्तर से, या फिर साक्षरता दर से? बताइए किससे है? आपको हम इसमें 5 सेकंड का समय देते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा बेटा बी, औसत आयु से। मैंने आपको 5 सेकंड का समय दिया था। चलिए एक क्वेश्चन के लिए और आपको दे देता हूं 5 सेकंड का समय। साक्षरता दर का अर्थ है जो पढ़ सकता है, जो पढ़ और लिख सकता है, जो काम करता है, जो शिक्षित है। अरे साक्षरता दर का शिक्षित है वो थोड़ी माना जाएगा, सोच कर बताइए। डर लग रहा है इसमें, साक्षर तो शिक्षित है, लेकिन जो पढ़ और लिख सकता है वही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो पढ़ और लिख सकता है। तो ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी है। 15वां क्वेश्चन, लिंग अनुपात किसे दर्शाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, या कुल जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 15 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या,
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये वाला है, ए नंबर ऑप्शन सही है। दोबारा सुन लीजिए, लिंगानुपात किसे दर्शाता है? लिंगानुपात किसे दर्शाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, वही हमारा लिंगानुपात है। कौन सा देश मानव विकास के उच्च स्तर पर है? भारत तो है नहीं बेटा, ये तो निम्न स्तर पर था। फिर भी देख लीजिए, कौन सा देश मानव विकास के उच्च स्तर पर है? यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, कौन सा देश मानव विकास के उच्च स्तर पर है? भारत, नेपाल, नॉर्वे, बांग्लादेश। बेटा नॉर्वे उच्च स्तर, सॉरी नॉर्वे उच्च स्तर पर है। कौन सा देश है? नॉर्वे। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे मानव विकास में सबसे उच्च स्तर पर है। 17वां, भारत में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? भारत में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1990, 1995, 2000 या 2005? 1990 बताइए, 1995, 2000 या 2005? जल्दी सोच कर बताइए। तो पहली प्रकाशित हुई थी बेटा 1990 में। 1990 में कब प्रकाशित हुई थी बेटा? 1990 में। अगला है 18वां, आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है बच्चों, बताइए। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा उत्पादन बढ़ाना, या गरीबी कम करना, असमानता बढ़ाना, या जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या बढ़ाना तो होगा नहीं, असमानता बढ़ाना होगा नहीं, है ना, उत्पादन बढ़ाना होगा नहीं, बल्कि गरीबी को कम करना। ठीक है, गरीबी को कम करना। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ये वाला, गरीबी कम करना आर्थिक विकास का उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट है, सतत विकास का अर्थ क्या है? केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास, केवल भविष्य की पीढ़ी का विकास, या वर्तमान भविष्य दोनों का विकास, या केवल आर्थिक विकास? इसको तो आप समझ गए होंगे, ये तो मेरे ज्योग्राफी में भी आता है, सतत पोषणीय विकास। तो 19वें का ऑप्शन होगा सी। 19वें का ऑप्शन होगा सी। 19वें का ऑप्शन सी। 20वां, निम्न में से कौन सा सतत विकास का घटक नहीं है? पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, संसाधनों का दोहन। थोड़ा ज्योग्राफिकल सोचकर देखिए इसका आंसर, आपका आंसर इसका पता चल जाएगा। बताइए, सोच कर देखिए, यानी पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक वृद्धि, इनमें से कौन सा माना जाएगा? बताओ। वो है संसाधनों का दोहन। बेटा ध्यान से समझिए, सतत विकास का मतलब है पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी उसी में आता है, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय। लेकिन ये कह रहा है कौन सा नहीं है, तो वह संसाधनों का दोहन। यानी सतत विकास ये नहीं कहता कि तुम इनका दोहन करो, ये ऑप्शन है ही नहीं उसमें। दोहन का मतलब नुकसान। विकास के लिए आवश्यक क्या है? संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, संतुलित उपयोग, बर्बादी या उपेक्षा। क्या हम संसाधनों का धुआंधार प्रयोग करें, या उनका सोच समझ कर प्रयोग करें, इसे हम संतुलित उपयोग कह सकते हैं, या बर्बादी करें या उपेक्षा करें, मतलब अनदेखा कर देंगे, जो हो रहा है सो होने दो। बताओ, समझ गए होंगे आप इसका आंसर? यस, 21 का होगा बी, संतुलित उपयोग। यानी हमें सोच समझ कर इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, विकास के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, इसका कारण है सभी की सोच समान होती है, सभी की आवश्यकता अलग होती है, सभी की आय समान होती है, सभी की उम्र समान होती है। इसका भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे और थोड़ा सा भी अपने विकास को समझा होगा। हर आदमी की विकास के हिसाब से सोच लगा। कोई आदमी चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़े, कोई चाहता है मैं गाड़ी ले लूँ, कोई चाहता है मैं बंगला ले लूँ। तो इस प्रकार से आदमी की सभी की सोच अलग है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सभी व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति आय को और क्या कहा जाता है? अरे कितना इजी है। कुल आय, वास्तविक आय, राष्ट्रीय आय या औसत आय? बताइए, ये तो आप भी जानते हैं, औसत आय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, केन्स, कार्ल मार्क्स या गांधी जी? शायद ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा, है ना, ये आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा। तो इसका आंसर है बेटा अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। इसको थोड़ा सा डीपली मैं हेडलाइन कर देता हूँ। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। नेक्स्ट है, भारत का मानव विकास सूचकांक HDI जो है, मैं 2024 के अनुसार कौन सा स्थान है? 2024 के अनुसार कौन सा स्थान है? 20वां, 40वां,
132वां या 100वां, यानी भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान लगभग कौन सा है? 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऑप्शन है बताइए? 20वां है तो काफी ऊपर पहुंच जाएगा, 40 है तो वो भी ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन 100वां तो है नहीं, उससे भी नीचे, क्योंकि हमारा देश कौन सी में आता है? निम्न आय में। तो इसका आंसर होगा 132वां। ध्यान रखिएगा, 2024 के अनुसार भारत देश मानव विकास में 132वें स्थान पर है। सतत विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसका तो अभी बताया था मैंने। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण को बढ़ाना, जंगलों की कटाई, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग नहीं। पहला ऑप्शन है 26वें का ए, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? वृक्षारोपण, खनिज दोहन, औद्योगिकरण या प्रदूषण। अच्छा, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? पेड़ लगाना यानी वृक्षारोपण, खनिजों का दोहन या धुआंधार खनिजों का प्रयोग करो, औद्योगिकरण यानी उद्योगों को विकसित कर दिया तो पर्यावरण संतुलित हो जाएगा, या प्रदूषण को बढ़ाते हुए चले तो पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। बताइए, ये तो गलत बात है। हम पेड़ लगानी चाहिए, बस पर्यावरण संतुलित होता चला जाएगा। तो ऑप्शन ए वृक्षारोपण। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के साथ साथ किसका ध्यान रखना आवश्यक है? सामाजिक न्याय, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण या मुनाफा। तो देखिए, आर्थिक विकास में मुनाफा अपनी जगह है, लेकिन मुनाफा हम किसी का दोहन करके नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय की बात करें तो ये कहीं तक ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का कोई मतलब नहीं है, औद्योगिकरण का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप आर्थिक विकास करना चाह रहे हैं तो सभी समाज के साथ न्यायपूर्ण विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का आंसर। 29, समान अवसर किस प्रकार के विकास का हिस्सा है? पहले इस प्रश्न को समझिए। समान अवसर यानी सभी को बराबर अवसर मिले, किस प्रकार के विकास का हिस्सा है? असमान विकास का, समावेशी विकास का, नकारात्मक विकास का, त्वरित विकास का। समावेशी विकास मतलब जिसमें सभी, नकारात्मक मतलब नेगेटिव, असमान मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सबको अलग अलग कर दिया जाए। कैसे? किसी के हाथ में संसाधन ज्यादा पहुंच जाए, किसी के हाथ में कम, किसी का विकास ज्यादा हो जाए, किसी का कम हो। त्वरित विकास या तुरंत होने वाला विकास, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? बताइए सोच करके। तो मेरे हिसाब से समावेशी विकास, यानी सभी को समान लेकर विकास करना चाहिए, तभी समान अवसर हो सकता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखना, सभी संसाधनों का प्रयोग करना, केवल उद्योगों का बढ़ाना यानी उद्योगों का विकास करना, या केवल वर्तमान लाभ? इसका आपको आंसर इजी है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों में सुरक्षित रखने। इसके लिए बताया था कि वर्तमान पीढ़ी की अवहेलना ना की जाए, वो भी प्रयोग करें, और भविष्य की चिंता भी की जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा MCQ का क्रम खत्म होता है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होता है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।